हे लर्नर्स, मैं विश्वजीत आपका स्वागत करता हूं ल्यूमेंस एकेडमी में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ने के साथ आपके दिमाग में फिजिक्स के प्रति एक गजब का प्यार आ जाएगा। फिजिक्स को लोग प्यार क्यों करते हैं, मुझे प्यार कहाँ से हुआ फिजिक्स में, ये बात भी मैं इसमें बताऊंगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक इसमें डिस्कस करने वाले हैं। क्या हम रियली में एग्जिस्ट करते हैं? डू वी रियली एग्जिस्ट? डू वी एग्जिस्ट और नॉट? इसके विषय में बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। लेकिन ये जो टॉपिक है ये इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के विषय में देखते रहिए ल्यूमेंस एकेडमी। और ये जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। तो शुरू करते हैं अपना जो चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड। तो अगर हम फिजिकल वर्ल्ड के बारे में बात करें तो फिजिकल वर्ल्ड होता क्या है? जब हम फिजिकल वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो फिजिकल वर्ल्ड कहता है कि फिजिक्स है क्या, फिजिक्स के विषय में बात करता है फिजिकल वर्ल्ड। तो फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स? तो क्वेश्चन हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, व्हाट इज फिजिक्स, और इसका आंसर क्या होगा आप कह सकते हैं तो स्टडी ऑफ नेचर। नेचर जो है, नेचर से ही, नेचर के स्टडी करना को ही हम फिजिक्स कह सकते हैं। स्टडी ऑफ नेचर इज फिजिक्स। या फिर जो फिजिक्स वर्ड है ये नेचर से ही डेराइव होकर के आया है। इसमें तो किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा आपको कि वर्ड फिजिक्स इज डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड नेचर। ठीक है, तो अब जो हम पार्ट पढ़ने वाले हैं जो कि आपको दिख रहा होगा, नेचर है क्या, नेचर में आपको क्या दिखता है कि जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि दिन और रात किस तरह से होता है, जो अर्थ में दिन और रात कैसे होता है, द हैपनिंग ऑफ डे एंड नाइट। ठीक ना, तो वो भी फिजिक्स का पार्ट है। मौसम का बदलना, द चेंजिंग सीजन, कभी ठंडा लगता है, कभी गर्मी लगता है, कभी बरसात का समय आ जाता है, कभी ठंडा का समय आ जाता है। तो ये जो सीजन का चेंज करना होता है ये इसका एक कारण भी क्या होगा, फिजिक्स ही है। ठीक है, तो और भी अगर बात करें इक्लिप्स, इक्लिप्स का बात कहने का मतलब कि ग्रहण, चंद्र ग्रहण, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है चंद्र ग्रहण भी तो फिजिक्स के कारण ही होता है। इसका भी जो स्टडी करते हैं वो क्या है, हमारा फिजिक्स ही है। सूर्य ग्रहण भी क्या है, फिजिक्स ही है। तो जितना भी सारे चीज आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जितने भी आपको मैं फिनोमेनास दिखा रहा हूँ ये सारा तो फिजिक्स ही है, ये तो स्टडी ऑफ नेचर ही है। तो हम कह सकते हैं फिजिक्स इज डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड नेचर। क्या कह सकते हैं, फिजिक्स इज डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड नेचर। अब आगे और भी अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स में आता है वोल्केनिक इरप्शंस, जो कि आपको दिख रहा है वोल्केनिक इरप्शंस, वोल्केनो का फटना। अब ज्वालामुखी तो फटता है जी, अब किस कारण से फटता है, इसका भी रीजन क्या है, फिजिक्स। ठीक ना, ये सारे चीज का स्टडी जो करते हैं वही तो फिजिक्स है। अब जो नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग आप देखते ही हैं, ये जो आपका रेनबो है, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, रेनबो कैसे बनता है ये भी फिजिक्स में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक ना, अब इन सारे घटनाओं को, लॉज को यूज करके हम आज के डेट में टेक्नोलॉजी को यूज किए हैं। ठीक ना, टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहे हैं और उन टेक्नोलॉजी के कारण हमने क्या क्या आविष्कार किया, जैसे दिख रहा है आपको कि हमने बल्ब बनाया। क्या बनाया, बल्ब बनाया। फिर क्या बनाया, उस तरह से ढेर सारी चीज बनाया। अगर एक्सप्लेन इतना तो फोटो में दिखाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं, ढेर सारा चीज बनाया, बल्ब बनाया, कार बनाया और यहां तक कि एरोप्लेन भी बनाया। ठीक है, इतने सारे चीज बनाए और भी कंप्यूटर्स है और टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन हमारा बढ़ ही रहा है। तो ये सारे चीज ओनली ड्यू टू फिजिक्स। अब जो बात है, अब जो हम टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है टू प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का दो प्रिंसिपल है जिसके विषय में हम आज बात करने वाले हैं। अब वो प्रिंसिपल है क्या, पहला प्रिंसिपल होता है हमारा यूनिफिकेशन। पहला का नाम क्या है हमारा, यूनिफिकेशन, जो कि आपको दिख रहा होगा। ये यूनिफिकेशन होता क्या है अभी बात करेंगे। अब जब हमने टू प्रिंसिपल्स बोला है तो एक तो होगा यूनिफिकेशन, तो दूसरा क्या है, द सेकेंड वन इज रिडक्शन। अब यूनिफिकेशन और रिडक्शन होता क्या है, अब देखिए इंग्लिश में यहाँ पे जो भी नाम आपको दिखेगा उसका जो मीनिंग होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको समझना है। यूनिफिकेशन वर्ड कहीं ना कहीं यूनिटी से आया होगा, कहीं ना कहीं एक साथ एक चीज को कहना ही यूनिफिकेशन होगा। जैसा नाम रहेगा वैसा ही काम, बस यही चीज फिजिक्स में याद रखना, जैसा नाम वैसा काम। इस चीज को अगर आप समझ ले रहे हैं तो आपको फिजिक्स बहुत अच्छे से समझ में आएगा और बहुत आसान लगेगा और इंटरेस्टिंग तो इतना लगेगा कि क्या बताएं। और फिजिक्स से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो नहीं सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक जो कि है हमारा यूनिफिकेशन।
अगर हम यूनिफिकेशन की बात करें तो यूनिफिकेशन क्या होता है? यूनिफिकेशन कहने का मतलब कि कोई भी एक लॉ से हमारा ढेर सारा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन हो सके। कहने का मतलब कि एक लॉ है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जिसका नाम है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि ऊपर में आपको दिख रहा है। क्या है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किन किन कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करता है, अब उसके बारे में बात करेंगे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किन किन कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है। तो पहला जो एक्सप्लेन करता है, फॉल ऑफ अ मैंगो। यहाँ पे एप्पल लिख सकता था, मैंने सारे बुक्स में एप्पल ही लिखा रहता, लेकिन मैंने लिखा यहाँ पे मैंगो। वाई मैंगो? बिकॉज आई लाइक मैंगो। तो आम मुझे पसंद है, इसीलिए क्या, जो पेड़ से आम गिरता है, आम का पेड़ से गिरना, क्या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कारण ये नहीं होता है? सेकेंड अगर बात करें, द मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, अर्थ के चारों तरफ जो चांद घूम रहा है, मून घूम रहा है, the revolution of moon around earth is also an example of, is also a concept of law of gravitation। मतलब कि पहला कॉन्सेप्ट को हमने एक्सप्लेन किया, अब दूसरा कॉन्सेप्ट भी हमने एक्सप्लेन किया ड्यू टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरा, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। सन के चारों तरफ जितने भी प्लैनेट मूव कर रहे हैं, सन के चारों तरफ जितने भी प्लैनेट्स क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ये भी हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है हमारा, मोशन ऑफ पेंडुलम। पेंडुलम जो मूव करता है, टू एंड फ्रो पाथ में जो मूव करता है, उससे भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। मतलब कि हमारे पास लॉ एक ही है, लॉ कितना है? एक ही है, लेकिन कॉन्सेप्ट देखिए, 4 कॉन्सेप्ट तो यहां हम बताए, और भी ढेर सारा कॉन्सेप्ट को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं एक सिंगल लॉ से। मतलब कि फिजिक्स कितना इंपॉर्टेंट है, एक लॉ से हम कितने सारे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, कितने सारे सिचुएशंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसी को कहते हैं यूनिफिकेशन। मतलब कि एक ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स का एक यूनिफिकेशन कर दिए, एक यूनिटी, एक सिंगल लॉ निकाल दिए। मतलब कि ये सिंगल लॉ जो यूनिटी के कारण प्रोड्यूस हुआ, क्या है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये चारों जो अलग अलग कॉन्सेप्ट है उनको एक्सप्लेन करता है। इन चारों को एक्सप्लेन करने के लिए हम जिस लॉ का यूज करेंगे उसका नाम क्या है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। बहुत अच्छे से आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि यूनिफिकेशन वर्ड आया कहां से। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मतलब कि ढेर सारा जब कॉन्सेप्ट की बात करेंगे यूनिफिकेशन का, तो एक और आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि अब जानते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम किस चीज को एक्सप्लेन करता है? पहला देखिए, बर्नौलीज थ्योरम को एक्सप्लेन करेगा जी, और किसे एक्सप्लेन करेगा? किरचॉफ्स लूप रूल। अब किरचॉफ्स लूप रूल तो अभी आप नहीं पढ़े हैं, और बर्नौलीज थ्योरम भी नहीं पढ़े, मैं बताऊंगा, लेकिन ये सारा नाम जान के रखिए कि बर्नौलीज थ्योरम किसे एक्सप्लेन करता है, कहां से किससे एक्सप्लेन कर सकता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। बर्नौलीज थ्योरम को हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, किरचॉफ्स लूप रूल को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, और अगला जो देख रहे हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ये तीनों में से आप कुछ भी नहीं जान रहे हैं, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि अरे क्या क्या नया नया नाम ले रहे हैं। पढ़ना तो सब धीरे धीरे है ना, बस सिर्फ जान लीजिए ये सारा जो सिचुएशन है, सारा कॉन्सेप्ट है, सारा कॉन्सेप्ट को हम एक ही लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिस लॉ का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब क्या है? लेंज लॉ, ये भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही एक एक्सप्लेनेशन है। अब न्यूथर थ्योरम, न्यूथर्स थ्योरम, ये बहुत ही एक लेडी है, एमी न्यूथर एक लेडी है, बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थी, जिन्होंने अपना एक थ्योरम दिया जिसका नाम था न्यूथर्स थ्योरम। ये आप एडवांस लेवल में जब लोग मास्टर डिग्री करते हैं, मास्टर डिग्री में ये थ्योरम पढ़ते हैं, अभी इसके बारे में नहीं जाना, लेकिन मैंने ये एक एग्जांपल है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा, जो कि जनरल नॉलेज के लिए अच्छा है। अब हर एक चीज़ वही एग्जांपल है, जो पढ़ना है वो भी अच्छी बात नहीं है, ताकि आपका सीखने का इच्छा, आपका आगे जानने का इच्छा बना रहे, इसीलिए हमने 12 से अधिक भी नॉलेज को यहाँ पे रखा है, जो कि है हमारा यहाँ पे न्यूथर्स थ्योरम को हमने यहाँ पे लिख रखा है। तो ये पांचों सिचुएशन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं एक सिंगल लॉ से, जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब आगे अगर हम बात करें, जो कि है हमारा थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। अब क्यों, वाई थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, हमने इस चीज का बात क्यों किया? अब क्या है कि हम एक देखें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दूसरा क्या देखें? दूसरा देखें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इस तरह से ढेर सारा, बहुत सारा लॉ हो सकता है, लॉ ऑफ मास एक्शन, ढेर सारा लॉ हो सकता है। अब
अलग अलग लॉ को ठीक है हम एक साथ यूनिफाई करके ढेर सारा कॉन्सेप्ट यूनिफाई करके एक लॉ पढ़ रहे हैं, लेकिन लॉ भी तो ढेर सारा पढ़ रहे हैं। क्यों ना एक ऐसा ही थ्योरम निकाला जाए, एक ऐसा ही थ्योरी को डेवलप किया जाए, एक ऐसा इक्वेशन निकाला जाए जिससे एक एक चीज एक एक कॉन्सेप्ट को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब कि अगर थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की बात करें, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग आपका हर एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है। मतलब कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी आपका थ्योरी ऑफ एवरीथिंग से हो जाएगा एक्सप्लेन, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। और भी ढेर सारे जितने भी लॉज हैं इस अर्थ में, इस यूनिवर्स से रिलेटेड, सारे थ्योरी ऑफ एवरीथिंग से एक्सप्लेन हो जाएंगे। अब ये थ्योरी ऑफ एवरीथिंग को नाम पहली बार कौन लिए थे? इस चीज का पहली बार इनको कहा गया था गॉड्स इक्वेशन। अब गॉड्स इक्वेशन क्यों? मतलब कि भगवान ने इस नेचर को बनाया है एक सिंगल कॉन्सेप्ट पे। भगवान ने इस नेचर को बनाया एक सिंगल कॉन्सेप्ट पे, उस कॉन्सेप्ट को ही हमने कह दिया थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, इसीलिए उसका नाम पड़ा गॉड्स इक्वेशन। एक इक्वेशन है, इस थ्योरी से डेराइव होता है, जिसका नाम है गॉड्स इक्वेशन। और ये थ्योरी ऑफ एवरीथिंग एक बुक है जो लिखा गया था स्टीफन हॉकिंस, ये बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा लिखा गया था थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, अब थ्योरी ऑफ एवरीथिंग को समझने के लिए क्या हमको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा? नहीं, आप जब 11th में ही है, 11th में एक टॉपिक पढ़िएगा जिसका नाम है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहीं ना कहीं थ्योरी ऑफ एवरीथिंग को एक्सप्लेन करता है। मतलब कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप कह सकते हैं कि ये भी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग है, इस चीज़ से सारे लॉज को एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक ना, तो ये पार्ट मिलता जुलता है। ठीक ना, इसीलिए ये बात स्टीफन हॉकिंस ने कहा था। लेकिन इसका पहली बार इनका जो खोज था, इनका स्टार्ट किए थे इस थ्योरी ऑफ एवरीथिंग का एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो बहुत ही ग्रेट, बहुत ही महान साइंटिस्ट हुए हैं पृथ्वी पे जिन्होंने ऐसा ऐसा रिसर्च किया है। तो आप इस चीज को जान करके, देख करके आप में भी एक इंटरेस्ट जगेगा कि आप भी कुछ कर सकते हैं, आप भी कुछ नया नया लॉ निकाल सकते हैं। अभी तक तो ये था थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के बारे में। अब बात करेंगे रिडक्शन के बारे में। व्हाट इज रिडक्शन? अभी तक तो यूनिफिकेशन समझ में आ गया। अभी तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग क्या किया? जितना भी थ्योरम है, जितना भी कॉन्सेप्ट है, सबको यूनिफाई कर दिया। ऑल थ्योरीज आर यूनिफाइड बाय अ सिंगल थ्योरी नोन एज द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। एक सिंगल थ्योरी में हमने उसे एक्सप्लेन कर दिया। वो यूनिफिकेशन था। यूनिफिकेशन का मतलब यूनिटी, एक साथ एक ही चीज पढ़ना। ठीक ना, ढेर सारे कॉन्सेप्ट के लिए सिर्फ एक चीज पढ़ना, उसे यूनिफिकेशन। रिडक्शन क्या हुआ? रिडक्शन का मतलब कोई भी एक सिचुएशन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, दिखने में लग रहा है कि आसान है लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, उसको तोड़ तोड़ के समझना कि ये हुआ कैसे। तोड़ तोड़ के समझना, उसे ही रिडक्शन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी इंसान चला, मान लीजिए कि कार से पहले आया एक ये ट्रक टक्कर मारा किसको? कार को। कार टक्कर मारा बाइक वाला को, बाइक वाला टक्कर मारा एक आदमी को, आदमी के हाथ से कद्दू गिरा और गिर करके कितने दूर तक गया? ये तो बहुत लंबा हो गया ना सिचुएशन। तो पहले ट्रक टक्कर मारा होगा कार को, कितने के फोर्स से मारा होगा टक्कर, अब वो कार फिर कितने के फोर्स से टक्कर मारा होगा उस बाइक वाले को, और वो बाइक वाला फिर कितने के फोर्स से टक्कर मारा होगा वो एक सिंगल आदमी को जिसके हाथ में कद्दू था, और वो जो इसके हाथ से कद्दू गिर के गया फिर वो कहां तक गया होगा, कितने दूर तक गया होगा। इतने सारे सिचुएशन को अलग अलग तोड़ के समझना को ही रिडक्शन कहा जाता है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कितना हीट लगेगा फॉर द कन्वर्सन ऑफ -10 डिग्री सेल्सियस आइस इनटू 110 डिग्री सेल्सियस स्टीम। मतलब कि -10 डिग्री सेल्सियस का जो आइस है, फ्रिज में तो आप बर्फ जमाते ही हैं, -10 डिग्री सेल्सियस तक किसी भी आइस का टेम्परेचर को लेके गए, अब उसे बनाना है स्टीम 110 डिग्री सेल्सियस। अब क्या जादू से बन जाएगा क्या? अब उसमें तो हीट देना पड़ेगा लगातार कंटिन्यूअसली। क्या वो एक बार में ही बन जाएगा? आइस से डायरेक्ट क्या स्टीम बन जाएगा? मतलब कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाएगा? ये तो पॉसिबल नहीं है। वो कुछ प्रोसेस को फॉलो करेगा। उसे जो तोड़ तोड़ के हम सॉल्व करेंगे उसे ही कहते हैं रिडक्शन, और इस प्रोसेस को कहेंगे रिडक्शनिज्म। प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा? रिडक्शनिज्म। लेकिन ये जो फिलहाल है ये क्या है? रिडक्शन। ये रिडक्शन दो प्रिंसिपल है, एक तो यूनिफिकेशन, दूसरा क्या है? रिडक्शन। तो चलिए रिडक्शन के बारे में जान लेते हैं। पहला कहता है, पहला है हमारा -10 डिग्री सेल्सियस आइस
कन्वर्टेड इनटू 0 डिग्री सेल्सियस आइस। पहले तो क्या होगा कि उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, -10 डिग्री सेल्सियस से कहाँ तक पहुंचेगा, 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। फिर कहाँ तक पहुंचेगा, ये पहला सिचुएशन जिसमें कि टेम्परेचर बदला। क्या बदला, टेम्परेचर बदला। अब क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस आइस 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में। यहां पे सेम टेम्परेचर पे स्टेट बदल गया। ये दूसरा केस, ये हम रिड्यूस कर रहे हैं, सिचुएशन को रिड्यूस कर रहे हैं। कौन से सिचुएशन को, -10 डिग्री सेल्सियस को हमको क्या करना है, गर्म करके 110 डिग्री सेल्सियस स्टीम बनाना है, ठीक ना। तो पहला क्या किए, हम आइस को -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस आइस तक पहुंचा दिए। फिर 0 डिग्री सेल्सियस आइस को क्या किए, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर तक पहुंचा दिए। अब अगला केस क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर को कन्वर्ट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस वाटर तक। अब वाटर तो बन चुका है, सेम टेम्परेचर पे तो आइस वाटर में कन्वर्ट हो गया। अब उस 0 डिग्री सेल्सियस वाटर को, जो लिक्विड बन चुका है, उस लिक्विड को फिर से हीट करेंगे कहां तक, 100 डिग्री सेल्सियस तक। क्योंकि वाटर का जो मैक्सिमम टेम्परेचर जहां पे वो बॉयल करता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब वो 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। अब 100 डिग्री सेल्सियस वाटर को क्या करेंगे, वहीं पे हीट करते रहेंगे, तो वही सेम टेम्परेचर, वो सेम 100 डिग्री सेल्सियस वाटर ही कन्वर्ट हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम में। सेम टेम्परेचर पे स्टेट चेंज किया। पहले क्या था, आइस से वाटर बना, सॉलिड से लिक्विड बना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ कि वो सॉलिड से लिक्विड बन गया। अब इस केस में क्या हुआ, वो लिक्विड से वाटर है, लिक्विड से क्या बन गया, गैस बन गया। मतलब कि हमको तो स्टीम बनाना है, और अभी भी हम 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम तक ही पहुंचे हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम को कन्वर्ट करेंगे किसमें, 110 डिग्री सेल्सियस स्टीम में। तब जाकर के ये टेम्परेचर पे स्टीम हमारा बन जाएगा। मतलब कि इस प्रोसेस तक पहुंचने के लिए -10 डिग्री सेल्सियस आइस से 110 डिग्री सेल्सियस स्टीम तक पहुंचने के लिए हमें 5 स्टेप का इस्तेमाल करना पड़ा। किस तरह से हर एक कॉन्सेप्ट को हम समझ रहे हैं, रिड्यूस करते गए। अभी से यहां बना, ये सिचुएशन ये हुआ, इसको रिड्यूस करना कहते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं रिडक्शनिज्म। उम्मीद करते हैं आपको रिडक्शनिज्म अच्छे से समझ में आया, यूनिफिकेशन भी समझ में आया होगा। मैंने एग्जांपल्स भी दिया। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो हमने बात किया था, डू वी रियली एग्जिस्ट। अब ये टॉपिक आपके चैप्टर से नहीं है, ये आपको एक इंटरेस्ट पैदा करने के लिए हमने ये टॉपिक को बता रहा हूं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि क्या हम रियली में एग्जिस्ट करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं, रियली में हम हैं क्या। अगर हम ऑर्गेनिज्म हैं, अगर हम जीव हैं, हम सजीव हैं, हमारे में लाइफ है, अगर हम लिविंग थिंग है, तो हम ऑर्गेनिज्म हैं। अब ऑर्गेनिज्म बना किससे होता है जी, चलिए देख लेते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म और किससे बना होता है, ऑर्गन सिस्टम से बना होता है, ऑर्गन से बना होता है, टिश्यू से बना होता है, और टिश्यू किससे बना होता है, सेल से। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ तो हमारा सेल हुआ ना जी। कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, ये तो आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा, वो क्या होता है, सेल। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, हमारा सेल। अब सेल किससे बना होता है, सेल बना होता है, सेल ऑर्गेनेल से बना होता है, ठीक ना। उसमें ढेर सारा ये होता है ना। अब लास्ट में सेल ऑर्गेनेल किससे बना होता है, और भी हम अंदर तोड़ते हुए जाएंगे, डीएनए, फिर से उसका स्ट्रक्चर धीरे धीरे जाएंगे, तो लास्ट में हम पहुंचेंगे एटम। कोई भी सेल ढेर सारा एटम से, मतलब कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एटम से मिल करके बना हुआ होता है एक सिंगल सेल। अब सोचिए, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से हम बने हुए हैं, एक ऑर्गेनिज्म। और एक सेल जो है ढेर सारे एटम से मिलकर के बना हुआ। मतलब कि सेल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ ट्रिलियन, अ नंबर ऑफ एटम्स। इट मींस वी आर आल्सो मेड अप ऑफ अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। क्या हम लोग भी ढेर सारे एटम से मिलकर नहीं बने हुए हैं? हम लोग किससे बने हुए हैं? सिर्फ और सिर्फ एटम की ही फॉर्मेशन है। क्लियर है? हम लोग का जो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बना हुआ किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। जब सेल, पूरा बॉडी तो सेल से बना हुआ है, अब सेल किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। मतलब कि पूरा स्ट्रक्चर हमारा क्या है? एटम का है। अब स्टडी करेंगे एटम के बारे में। अब एटम है क्या? जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये है हमारा एटम। ये जो आपको दिख रहा है, ये पार्ट है आपका न्यूक्लियस। ये क्या है? हमारा न्यूक्लियस, ठीक ना। जहां पे 2 पॉजिटिव 2 ग्रीन कलर का न्यूट्रॉन दिख रहा होगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या है? हमारा इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? हमारा इलेक्ट्रॉन है। ये तो क्लियर होगा आपको।
अब ये क्या है यहाँ पे, ये सब खाली जगह है, एम्प्टी स्पेस। ये क्या है, एम्प्टी स्पेस। अब एम्प्टी स्पेस के विषय में भी बात करना है। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज 1/1,00,000 टाइम्स द साइज ऑफ द होल एटम। मतलब कि इसका जो साइज है, न्यूक्लियस का जो साइज है, न्यूक्लियस में मास है, किसी भी एटम का न्यूक्लियस में मास होता है। कहाँ पे मास होता है, न्यूक्लियस में, ठीक है। अब जो कंप्लीट एक एटम है, ये पूरा एटम है, इतना बड़ा एटम है जी, और इसका मास कहाँ पे है, यहाँ पे है, जो कि आपको दिख रहा है। इसका मास कहाँ पे, यहाँ पे, ये तो खाली जगह। और पूरा एटम के साइज की अगर बात करें तो 1,00,000 गुना छोटा होता है एक न्यूक्लियस। मतलब कि कितना छोटा होता है एक एटम से आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो कोई भी एटम में 99.99999% एम्प्टी स्पेस है। मतलब कि एटम है क्या, एम्प्टी स्पेस। एटम का अगर बात करें, एटम है क्या, एम्प्टी स्पेस। आपको मेरी बात समझ में आ रहा होगा। मैं एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूं जिससे आपको पता चलेगा कि हम एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। हम कुछ नहीं, बस एक खाली जगह है। अगर एटम में 99.99% सिर्फ एम्प्टी स्पेस हो, सिर्फ अगर इसमें क्या हो, एम्प्टी स्पेस हो, तो आप समझ सकते हैं हमारे शरीर में कुछ और नहीं, सिर्फ खाली जगह है। तो जब हमारे पूरे शरीर में खाली जगह है तो हम हैं कि नहीं है, डू वी रियली एग्जिस्ट। तो बोलेंगे सर ये तो आप एटम से ना एक्सप्लेन कर दिए, एक एटम में तो ऐसा तो होता ही है कि 99.9 पर एम्प्टी स्पेस होता है, तो हम अपने आप को छू कैसे रहे हैं। तो मैं बताऊंगा आपको, आपका ये हाथ भी एक एम्प्टी स्पेस है और जिसे आप छू रहे हैं वो भी एम्प्टी स्पेस है। तो एम्प्टी स्पेस से आप एम्प्टी स्पेस को ही छू रहे हैं, कोई और दूसरी बात नहीं है। बात समझ में आ रहा है, आप एम्प्टी स्पेस से एम्प्टी स्पेस को छू रहे हैं। आप जो भी फील कर रहे हैं वो भी एम्प्टी स्पेस ही है, because the whole universe is made up of nothing but only empty space. You are seeing what is empty space? Empty space is 99.99999% empty space. एक एटम में अगर इतना एम्प्टी स्पेस है तो आपके पूरे होल बॉडी में भी तो इतना एम्प्टी स्पेस होगा। तो आपकी बॉडी में है कितना मास, 0.00001% मास है आपका, बाकी तो एम्प्टी स्पेस है। देन यू आर मेड अप ऑफ ओनली एम्प्टी स्पेस। अब तो कुछ लोगों को लगेगा कि हमने तो ये एटम से एक्सप्लेन किया। हम लोग तो ऐसे एग्जिस्ट नहीं ना करते हैं, हम लोग तो बड़े सब्सटेंस में एग्जिस्ट करते हैं, हम लोग का साइज बड़ा है। तो चलिए बड़े सब्सटेंस की भी बात करते हैं कि क्या हम लोग बड़े सब्सटेंस के सामने में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। जब हम बड़े सब्सटेंस की बात करते हैं तो चलिए आप हैं कहाँ फिलहाल, आप अपने घर में होंगे। आपका घर कहाँ है, हो सकता है रांची या कहीं भी हो। तो हम रांची में हैं तो हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं, हम रांची में किसी एक घर पे हैं, ठीक है। तो रांची में है आप, और रांची कहाँ पे, झारखंड में। झारखंड कहाँ पे, इंडिया में। इंडिया कहाँ पे, एशिया में। ये बात तो समझते होंगे। और एशिया कहाँ पे, अर्थ में। अर्थ कहाँ पे, सोलर सिस्टम में। अब एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा, अर्थ कितना बड़ा है और अपने साइज को कंपेयर करते रहिएगा। अर्थ के साइज में आपका साइज कितना बड़ा है, ठीक है। अभी भी हम रुकेंगे नहीं। अर्थ है और अर्थ के जैसा कितना बड़ा छोटा ढेर सारा प्लैनेट एक सोलर सिस्टम में होता है। ये बात तो आपको क्लियर होगा। अर्थ के जैसा ढेर सारा प्लैनेट कहाँ होता है आपका, सोलर सिस्टम में होता है। इसमें तो कोई तरह का दिक्कत नहीं। अब ढेर सारा सोलर सिस्टम एक मिल्की वे गैलेक्सी में होता है। जो गैलेक्सी में हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, अभी रह रहे हैं, इस गैलेक्सी में ढेर सारा आपका सोलर सिस्टम होगा। अब सोचिए अर्थ कितना होगा तब, ठीक है। तो अभी तक हम कहां तक पहुंचे हैं, मिल्की वे गैलेक्सी तक ही पहुंचे हैं। और ढेर सारा मिल्की वे गैलेक्सी की जैसा ढेर सारा गैलेक्सीज आपका एक यूनिवर्स में होता है। एक यूनिवर्स में क्या होता है, ढेर सारा गैलेक्सीज होता है। अब अपने साइज को आप कंपेयर कर पा रहे हैं कि अभी तक हम यूनिवर्स तक ही पहुंचे हैं, अभी भी हमें और आगे जाना है। मतलब कि ढेर सारा गैलेक्सी एक यूनिवर्स में रहता है। अब आगे की बात करें तो ढेर सारा यूनिवर्स मिलके एक मल्टीवर्स बनाता है। क्या बनाता है, एक मल्टीवर्स। मतलब ढेर सारा यूनिवर्स। अब यहाँ गैलेक्सी भी नहीं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ यूनिवर्स मेक्स वन मल्टीवर्स। अब मल्टीवर्स कितना बड़ा होगा आप सोच लीजिए। अब ढेर सारा मल्टीवर्स मिलके एक सुपरवर्स बनाता है। चलिए इससे बड़ा सब्सटेंस कुछ नहीं होता, तो हम सुपरवर्स के बारे में बात करेंगे। तो सुपरवर्स सबसे बड़ा, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं, ये तो मल्टीवर्स के बारे में बात है। अब हम एक पिक्चर दिखाएंगे आपको मल्टीवर्स का। तो अब आप एक बात बताइए, अगर आप बोलते हैं कि आप एग्जिस्ट करते हैं, जो कि आपको दिख रहा है पीछे का बैकग्राउंड में, कि क्या है
ये है हमारा मल्टीवर्स। अब बताइए आप यहाँ पे एग्जिस्ट कहाँ करते हैं? आपको पता है कितना टाइम्स 1 बाई कितना जीरो लगाना होगा, 10 टू द पावर माइनस में कितना जीरो लगाना होगा, कितना टाइम्स आपको वो करना होगा, तब जाकर के आप यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे। आपका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है पूरे सुपरवर्स या मल्टीवर्स में। या मल्टीवर्स छोड़िए, अगर हम गैलेक्सी की बात करें तो गैलेक्सी में भी आपका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो सोचिए, हम लोग बेकार में घमंड करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, ठीक ना। अगर आपको रियल में ज्ञान चाहिए, आप है क्या? आप कुछ भी नहीं है। आपको तो ऐसे पता चल रहा होगा, अगर हम बड़े सब्सटेंस से अपने आप को कंपेयर करते हैं तो भी हम एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और अगर हम छोटे सब्सटेंस एटम जैसे चीजों को एक्सप्लेन करते हैं तो अब तो है क्या? खाली जगह। अगर हम एटम अपने आप को मानते हैं, अगर हम अपने आप को एटम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, हम क्या है? खाली जगह। तो अब सोचिए कि आप हैं क्या? आप एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? इस चीज को आप कमेंट में लिख के बताइए। और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा अगला वीडियो जो कि हम बनाने वाले हैं, इसी टॉपिक पे बनाएंगे, डू वी रियली एग्जिस्ट की, ठीक ना। लेकिन आगे हम और पढ़ेंगे, फिजिकल वर्ल्ड पढ़ेंगे। लेकिन आप बताइए कि इस टॉपिक पे डू वी रियली एग्जिस्ट और नॉट, इस पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं? और अगर नहीं बनाना चाहिए तो कमेंट मत कीजिए, अगर बनाना चाहिए तो कमेंट कीजिए। और आगे पढ़िए, आगे हम पढ़ाएंगे आपको फिजिकल वर्ल्ड क्या होता है। तो अभी चलिए, ये तो बात था एक नॉर्मल सी नॉलेज की बात मैंने की। अभी जो बात करने वाला हूँ वो है हमारा स्कोप ऑफ फिजिक्स। अभी तक तो आपका अपना औकात पता चल गया होगा ना। औकात मतलब कि आप हैं क्या? सॉरी, मतलब ये लैंग्वेज थोड़ा सा ये हो जा रहा है, लेकिन ये औकात ही मैं बोलूँगा। औकात का मतलब होता है कि लिमिटेशंस। इंग्लिश में तो लिमिटेशंस होता है, लेकिन हम बोलेंगे औकात। आपको अपना औकात पता चल गया कि आप एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर हम एटम की बात करें तो आप खाली जगह, और यूनिवर्स की बात करें तो आप है ही नहीं। तो आप सोच लीजिए, आपको अपना औकात पता चल गया। तो चलिए जानते हैं कि फिजिक्स का औकात क्या है। स्कोप ऑफ फिजिक्स का मतलब औकात ऑफ फिजिक्स कह सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग स्कोप ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में क्या क्या स्कोप है? वैसे स्कोप ऑफ फिजिक्स दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है आपका मैक्रो फिजिक्स, दूसरा आपका माइक्रो फिजिक्स। वन इज मैक्रो, अनदर इज माइक्रो। जब हम मैक्रो वर्ड कहते हैं तो ये बड़ा बड़ा सब्सटेंस को लेकर डील करता है, बिगर सब्सटेंस। जैसे कि यूनिवर्स अभी बात किए थे ना, वैसा ही कुछ होगा। तो बड़े बड़े सब्सटेंस मतलब कि अर्थ में नॉर्मली जो हमारे साइज की जो सब्सटेंस है जिसको हम छू सकते हैं, जो कि रियली में क्या है? खाली जगह। तो जो खाली जगह उसको हम मतलब कि जस्ट जोक्स अपार्ट, लेकिन वो ऑब्जेक्ट जो बिगर है, जिसको हम आंख से देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड जो फिजिक्स पढ़ेंगे हम, वो क्या होगा? आपका मैक्रो फिजिक्स, जो कि आपको दिख रहा होगा। और इसका एक और नाम है क्लासिकल फिजिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है क्लासिकल फिजिक्स। मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स को क्या कहा जाता है? क्लासिकल फिजिक्स। अब देख लेते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स में हमें पढ़ना क्या क्या है। चलिए देख लेते हैं। जब हम बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक या फिर क्लासिकल फिजिक्स की, तो हमें क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ना है मैकेनिक्स। क्या पढ़ना है? अब मैकेनिक्स क्या है जी? बहुत आसान है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, अर्थ चारों तरफ घूम रहा है, सन के मून घूम रहा है, ये सारा मैकेनिक्स ही है। हम किसी पे फोर्स लगा दिए, धक्का मार दिए, कोई गिर गया, कोई उड़ गया, कोई ऊपर से नीचे गिरा, किसी को नीचे से ऊपर फेंक दिए, कहीं रॉकेट उड़ा, ये सारा तो मैकेनिक्स ही है। ये सारा चीज मैकेनिक्स के अंदर में आएगा। अब उसके बाद आता थर्मोडायनेमिक्स। अब हीट का फ्लो, थर्मो का मतलब होता है हीट, डायनेमिक्स का मतलब होता है टू फ्लो। जब हीट का फ्लो का स्टडी करेंगे तो वो हो गया हमारा थर्मोडायनेमिक्स। ये दोनों टॉपिक हम 11 क्लास में ही पढ़ेंगे। दोनों टॉपिक हमें 11 क्लास में ही पढ़ना है। अब नेक्स्ट क्लासिकल फिजिक्स में और क्या पढ़ना देख लेते हैं। जब हम क्लासिकल फिजिक्स की और बात करेंगे तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स का मतलब कि चार्ज इन रेस्ट भी पढ़ेंगे, चार्ज इन मोशन भी पढ़ेंगे। डायनामिक्स तो उतना नहीं पढ़ना है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जरूर पढ़ेंगे हम लोग 12th में, लेकिन 11th में नहीं। ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स का जो भी टॉपिक रहेगा ये 12th में पढ़ेंगे। और ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स है आपका, रे ऑप्टिक्स भी हम कहाँ पढ़ेंगे? रे ऑप्टिक्स भी हम लोग पढ़ेंगे 12th में पढ़ेंगे। ये 11th में पढ़ने की कोई चांसेस ही नहीं है, क्योंकि 11th में हमें क्या पढ़ना है? मैकेनिक्स और थर्मोडायनामिक्स। इसी में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। और जो एक एक्स्ट्रा पढ़ना है उसका नाम है वेव्स। उसका नाम क्या है? वेव्स। वो देखेंगे, हम लोग बात करेंगे। लेकिन फिलहाल क्या पढ़ना है? मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स 11th में, और 12th में क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोडायनामिक्स एंड ऑप्टिक्स। अब मैक्रोस्कोपिक और क्लासिकल फिजिक्स की तो हमने बात कर ली। अब क्या आता है हमारा? अब है हमारा माइक्रोस्कोपिक, जिसका नाम है क्वांटम फिजिक्स।
देखो भैया, फेनमैन ने एक बात कहा था। फेनमैन लेक्चर सीरीज बहुत फेमस है, मैं तो फैन हूँ। फेनमैन ने एक बात कहा था कि अगर कोई कहे कि उसे क्वांटम मैकेनिक्स समझ में आ गया, तो समझ लो कि उसको कुछ नहीं समझ में आया। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात फेनमैन ने कही थी। फेनमैन एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत ही बड़े प्रोफेसर हैं। उन्होंने अपना बहुत सारा लेक्चर लिखा हुआ है, लेक्चर दिया हुआ है क्वांटम फिजिक्स पे। वो क्वांटम पे बहुत सारे काम भी कर चुके हैं। तो वो उनका कहना है कि अगर कोई कहे कि मुझे क्वांटम मैकेनिक्स या फिर क्वांटम फिजिक्स समझ में आ गया, इसका मतलब उसे कुछ नहीं समझ में आया है। ये बोलने की बात है, लेकिन समझने से क्या नहीं समझ में आता है ये, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है फिजिक्स में। ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। अब इसके विषय में मैं बात बताता हूँ। चलिए, अब मैं क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स को एक एक्सप्लेन करने का तरीके से एक तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। चलिए देख लेते हैं कि क्वांटम फिजिक्स है क्या। क्वांटम फिजिक्स में पहले पढ़ना क्या क्या वो देख लेते हैं। पहले तो है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इसके विषय में पढ़ेंगे, ये भी क्लास 12th है। ये सारा जो भी ये मॉडर्न फिजिक्स में आता है, जितने भी टॉपिक्स का भी मैं नाम लेने वाला हूँ, जितने भी चैप्टर्स का, सारा 12th में पढ़ना है। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन मतलब कि कोई भी मैटर है उसका दो नेचर होगा, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। कोई भी रेडिएशन है उसका भी दो नेचर होगा, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। इसके विषय में पढ़ेंगे क्लास 12th में, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। क्वांटम मैकेनिक्स का समझिए तो इनिशियल स्टेज रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है एटम्स। एटम्स पढ़ना है। अब एटम्स के विषय में तो अभी बात किए ही है कि एटम्स और न्यूक्लिया के बीच में साइज का कितना अंतर रहता है, होता क्या है उसमें, कुछ नहीं, बस खाली जगह। उन सब के विषय में पढ़ना है। अब खाली जगह नहीं पढ़ना है, एटम्स का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उन सब के स्ट्रक्चर, उन सब के मोशन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग एटम्स में। उसके बाद न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक ना। जितने भी आपके हाथ में मोबाइल गैजेट्स है, कंप्यूटर्स है, जितने भी हैं अभी टेक्नोलॉजीज में, जितने भी आगे बढ़ रहे हैं लोग, सारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ही हैं, ठीक ना। टेक्नोलॉजी जो हमारा आगे बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जितने भी हैं सारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, इस बात का कंफर्म कीजिए, ठीक ना। तो वो सारा क्या है हमारा, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में हम लोग जनरली बात करते हैं इलेक्ट्रॉन और होल से रिलेटेड बात करेंगे, ढेर सारा चीज़ बात करेंगे इसमें भी, लेकिन ये सारा टॉपिक हम पढ़ेंगे 12th में, ठीक है। तो अब कहने का मतलब कि क्वांटम फिजिक्स माइक्रो लेवल पे होता है। एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स के बारे में बात करते हैं। और क्लासिकल फिजिक्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो क्लासिक बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, मैक्रो, बड़े बड़े। ये बात को ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो जब हम क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं और क्लासिकल फिजिक्स में अंतर की बात करें, अंतर क्या है। मान लीजिए कि आपके हाथ में एक गन है, छोटा सा, जो खेलते थे बचपन में, पीला पीला छोटा छोटा गोली होता था, वो गन है। उस गन से आप दीवार पे फायर किए, वॉल पे क्या किए, फायर किए। जब आप उस बंदूक से, उस गन से वॉल पे फायर करते हैं तो क्या होता है, आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट क्या मिलेगा, टकरा के वापस आ जाएगा, दीवार के पार थोड़ी चला जाएगा जी, टकरा के क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। लेकिन अगर मैं क्वांटम मैकेनिक्स की बात करूं तो क्वांटम मैकेनिक्स में मान लीजिए आपके हाथ में कोई इलेक्ट्रॉन गन दे दिया, आपको इलेक्ट्रॉन फायर करना है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हो सकता है उस दीवार के पार निकल जाए, इलेक्ट्रॉन हो सकता है इधर चला जाए, दीवार के साइड से निकल जाए, इलेक्ट्रॉन हो सकता है कहीं भी जाए। लेकिन इलेक्ट्रॉन कहीं भी जाएगा, लेकिन आपको उसका फिक्स डायरेक्शन पता नहीं रहेगा। लेकिन जो गोली है उसका आपको पता है कि किधर जाएगा, टकरा के या तो नीचे आएगा या तो ऊपर आएगा, आपको पता है कि टकरा के वापस ही आएगा, वो पार नहीं जाएगा। लेकिन आप इलेक्ट्रॉन के विषय में ये नहीं कर सकते, बिकॉज इलेक्ट्रॉन एक वेव के जैसा बिहेव करता है। वो पार्टिकल है लेकिन एक वो वेव के जैसा बिहेव करता है, जिस कारण से वो क्वांटम मैकेनिक्स में है। अब ये बात तो समझने में आपको दिक्कत हो गया ना कि इलेक्ट्रॉन गन से फायर करेंगे तो दीवार के पार, वॉल के पार कैसे चला जाएगा जी, हाउ इज इट पॉसिबल। ये एक सोचने वाली बात है। इसीलिए इस टॉपिक को हमने कहा कि क्वांटम मैकेनिक्स, और फेनमैन ने इसीलिए इस चीज को कहा था कि जो कहता है कि क्वांटम मैकेनिक्स समझ लिया वो झूठ बोल रहा है, उसे क्वांटम मैकेनिक्स कुछ भी समझ में नहीं आया है। इसीलिए फेनमैन ने कहा था। इसीलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, इसे सिर्फ सीखना है, इस पर कोई कमेंट नहीं करना कि मुझे आ गया या नहीं आया, ठीक ना। तो ये तो था हमारा स्कोप ऑफ फिजिक्स के विषय में। माइक्रोस्कोपिक क्या होता है, मैक्रोस्कोपिक क्या होता है, इसमें क्या क्या चैप्टर्स पढ़ना है वो भी हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं। आगे जो नेक्स्ट हमें पढ़ना है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब इतने सारे फिजिक्स को पढ़ने के बाद हमने इसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किस तरह से यूज़ किया, ढेर सारे ब्रांचेस का यूज़ किया। जैसे कि मान लीजिए कि हमें पूरे यूनिवर्स की स्टडी करना है, ठीक ना।
स्पेस का स्टडी करना है, सेलेस्टियल बॉडीज का स्टडी करना, तो इस तरह की स्टडी का नाम दिया गया क्या, एस्ट्रोफिजिक्स। स्टडी ऑफ स्पेस एंड सेलेस्टियल बॉडी इज नोन एज एस्ट्रोफिजिक्स। इसके बारे में बात हुआ। अब क्या है कि हीट के विषय में बात होगा। ही स्टीम इंजन हमें बनाना है, तो स्टीम इंजन के लिए हमने एक लॉ या फिर एक थ्योरी डेवलप किया, थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज नोन एज थर्मोडायनामिक्स। इस तरह से ढेर सारे ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स हैं, ठीक ना, और उन सबको साइंस या टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे से यूज किया जाता है। जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियर्स की अगर बात करें, तो मैकेनिकल इंजीनियर्स मैकेनिक्स बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और उनको जाकर के वहाँ यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं। अगर हम केमिकल इंजीनियर्स की बात करें, तो वो केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, जाके केमिकल इंजीनियर बनेंगे। कोई ये एरोस्पेस इंजीनियर होंगे, वो एरोप्लेन्स के बॉडी पार्ट्स के विषय में स्टडी करेंगे, वो भी मैकेनिक्स भी पढ़ेंगे और एरोडायनामिक्स से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनको पढ़ेंगे। तो अलग अलग ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स है, मतलब कि प्लेस वाइज प्लेस अलग अलग ब्रांच के अकॉर्डिंग लोग पढ़ते हैं। अब एक ही चीज़ तो सब कोई नहीं पढ़ सकता, लेकिन हमारे एपीजे अब्दुल कलाम थे, वो ढेर सारे टॉपिक्स को पढ़े थे अपने पूरे लाइफ में, और जिनके कारण सारा कंप्लीट अकेले पढ़े और अपने से मिसाइल बनाए। वो सिर्फ वन मैन आर्मी थे, समझिए, अकेले। वो अग्नि मिसाइल के बारे में आपने सुना होगा, अग्नि मिसाइल कंप्लीट उनका दिमाग था, और साइंटिस्ट का तो हेल्प था ही था, उनका कलीग्स का तो हेल्प था ही था, लेकिन कंप्लीट स्टडी उनके दिमाग में था। सारा प्रोजेक्ट, हर एक चीज़ के विषय में जानते थे। अब एक रॉकेट बनाने के लिए कितने डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंटिस्ट का जरूरत पड़ता है, सोचिए कि अकेले उन्होंने सारा टॉपिक्स को पढ़ डाला। ये थे हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो आप जान रहे हैं, आप जिस देश में रह रहे हैं, तो वहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम जैसे भी लोग हैं जिन्होंने अकेले अपने दम पर ऐसे मिसाइल्स भी बना दिए हैं। ठीक है, इस तरह के और भी लोग हैं जी, हमारे पास एलॉन मस्क भी हैं। ठीक है, उनके विषय में भी बात किया जा सकता है कि एलॉन मस्क अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। उनके पास तो अपना एक स्पेस एक्स नाम का स्पेस स्टेशन भी है। तो चलिए ठीक है, हमारा इंडिया भी है तो दूसरा देश भी है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन हमें अपने देश को आगे लेके जाना है, उस पर हमें काम करना है। तो चलिए, ये था हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, किस तरह से हम साइंस को टेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है हमारा 4 फंडामेंटल फोर्सेस। 4 फंडामेंटल फोर्स है, उसके विषय में बात करेंगे, बहुत आसान है। उसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म। चलिए बात करते हैं पहला क्या। पहला हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी दो बॉडी के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, जैसे कि अर्थ है और सन है। अगर हम अर्थ और सन के विषय में बात करें, ठीक है, तो अर्थ और सन के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, वो क्या हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ और सन के बीच में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, वो क्या हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। आपके और अर्थ के बीच में, हमारे और अर्थ के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक ना, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस पे बात होता है। अब ऐसा नहीं है कि आप अर्थ सरफेस पे बैठे हैं तो डिस्टेंस वहां से नहीं, अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस भी आता है। तो अर्थ के सेंटर से आपका डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, अराउंड 6400 किलोमीटर्स दूर, मतलब कि लॉन्ग रेंज फोर्स जो है वो है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज लॉन्ग रेंज फोर्स, मतलब कि दूर तक का फोर्स है ये। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है हमारा, वो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दो चार्जेस के बीच में फोर्स, ये क्या है हमारा, दो चार्जेस के बीच, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। ये भी शॉर्ट रेंज फोर्स है, लेकिन दो चार्जेस के बीच का फोर्स है। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है जी, इसके विषय में जानना है। आपके दिमाग में एक बात आता होगा, अभी अभी हमने एक फोटो देखा था एटम का, जहां पे 2 प्रोटॉन न्यूक्लियस पे था। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव को तो रिपेल करना चाहिए ना भैया, वो अट्रैक्ट कैसे करता है, पॉजिटिव को अट्रैक्ट कैसे करता है। अब ये जो अट्रैक्शन है, जिस फोर्स के कारण वो अट्रैक्ट हो रहा है, वही है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, या फिर उससे हम आगे जाकर के 12th में बाइंडिंग फोर्स के नाम से जानेंगे। मतलब कि 2 प्रोटॉन को हम बांध के रखे हुए हैं, 2 प्रोटॉन को जो फोर्स के साथ बांधा जाता है उसे कहते हैं हम लोग बाइंडिंग एनर्जी। जिस एनर्जी के साथ बांधा जाता है उसे कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी, और उस फोर्स का नाम क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। उसी तरह से हमारा होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक ना, जो न्यूक्लियस से रिलेटेड जो वीक फोर्सेस हैं वो हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स हो जाएगा। ये 4 तरह के फोर्स हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 2 चार्ज या फिर जो मैग्नेट है, मैग्नेट में नॉर्थ पोल
साउथ पोल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या फिर नॉर्थ पोल के बीच में जो रिपल्सन है, उसके विषय में जो बात करेंगे वो क्या हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी समझ में आया कि न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन किस तरह से एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, तो एक साथ बंधा हुआ किस तरह से, वो एक साथ कैसे एग्जिस्ट कर सकता है जब प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल कर रहा है, तो वहां पे कौन सा फोर्स लग रहा है जो उसको बांधा हुआ है, उस फोर्स का नाम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और उसी के साथ हमारा है लास्ट वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 तरह का फोर्स है जो आपको जानना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है और वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा कि कौन सा फोर्स सबसे ज्यादा है, कौन सा फोर्स सबसे कम है, ये तो बता दीजिए। तो जब मैं उसकी बात करूं तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हमारा सबसे ज्यादा होता है, सबसे स्ट्रांग, नाम ही है तो स्ट्रांग सबसे ज्यादा होगा ना जी। उसके बाद होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसके बाद होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, लास्ट में सबसे वीक फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। लॉन्ग रेंज फोर्स है, दूर का फोर्स है, तो थोड़ा तो होगा ही, छोटा सा फोर्स है, किसका नाम क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे मैक्सिमम फोर्स क्या होता है हमारा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे वीक फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इस बात को याद रखना है। और सीक्वेंस क्या है, पहला हो जाएगा सबसे मैक्सिमम फोर्स जो होता है वो होता है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उससे थोड़ा कम होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और उससे कम होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे कम जो होता है वो है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है? ठीक है। और वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बता दो, ये जो रेडिएशन से जो फोर्सेस निकलते हैं वो वीक न्यूक्लियर फोर्स है। ठीक ना, तो उसके विषय में उतना ज़्यादा नहीं जानना है। स्ट्रॉन्ग, ये 3 के विषय में आपको एकदम अच्छे से स्टडी करना है। वीक न्यूक्लियर फोर्स के विषय में उतना स्टडी नहीं करना, इसलिए उससे जानना उतना इंपॉर्टेंट अभी फिलहाल के लिए नहीं है, क्योंकि एक साथ ढेर सारा बात बता देंगे और भी तो दिमाग में घूमने लगेगा। तो यहाँ पे क्या जानना है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है जो कि आपने सीख लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है वो भी आपने सीख लिया, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है वो भी आपने अच्छे से सीख लिया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और फिजिकल वर्ल्ड अच्छे से समझ में आया होगा। इसीलिए फिजिकल वर्ल्ड को अच्छे से पढ़ना है। ठीक ना, फिजिकल वर्ल्ड से ही आप में फिजिक्स में इंटरेस्ट आएगा, और आगे जो अब हम पढ़ने वाले हैं वो होगा हमारा पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन। वो हम स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द ही, अगला क्लास हम बहुत जल्द ही डालने वाले हैं। अभी इस वीडियो को देखिए और अच्छे से समझिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए कि हाँ मुझे समझ में आ गया, वीडियो ठीक है या जो भी है, लेकिन कमेंट कीजिए कि मुझे समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो उसे लिखिए, बिल्कुल लिखिए। समझ में आ गया तो आप लिखिए, नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर नहीं आया तो जरूर लिखिए कि मुझे समझ में नहीं आया, बकवास वीडियो है। ठीक ना, अगर आया तो लिखिए, नहीं आया तो भी लिखिए, कमेंट करना जरूरी है। ठीक ना, तो लाइक शेयर आपका डिपेंड करता है। आपको अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को सिखाना चाहिए, बताना चाहिए, तो शेयर कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं हम अपने दोस्तों को नहीं सिखाएंगे तो मत शेयर कीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये तो मेरा बोलने का काम है, इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है, और वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब तो कीजिएगा ही कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू।